इस चैप्टर में कुछ नाम आए हैं: विदेशी व्यापार, बहुराष्ट्रीय कंपनी, उदारीकरण की प्रोसेस आ गई, व्यापार अवरोधक आ गए, है ना। ये वैश्वीकरण तो अपने आप में ही शब्द है। वैश्वीकरण को बढ़ाने वाले कारण आ गए, जैसे कंटेनर वगैरह। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी रखना चाहिए आपको, है ना। जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे कंटेनर ही आ जाता है, तो हमको थोड़ा बहुत मन से लिखना आना चाहिए उसके बारे में। चैप्टर में से ज़्यादा बड़े मार्क का क्वेश्चन आना नहीं है, 2 मार्क के क्वेश्चन ही चांसेस हैं बनने के। तो बस उसी के हिसाब से तैयारी रखो। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं, हमारे आसपास हैं कि नहीं हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बस यही उदाहरण, यही मायने रखेंगे इस चैप्टर में। बाकी कुछ ज़्यादा खास है नहीं इस चैप्टर में। कुछ बच्चे जुड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग तो चली रही है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमने व्यापार अवरोधक और उदारीकरण के बारे में सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा। हम भारत में चीनी खिलौनों के आयात वाले उदाहरण पर वापस लौटते हैं। मान लीजिए कि भारत सरकार खिलौनों के आयात पर कर लगाती है, तब क्या होगा। इसका अर्थ है, कर मतलब टैक्स। इसका अर्थ है जो खिलौनों के आयात इसका अर्थ है जो इन खिलौनों का आयात करना चाहते हैं उन्हें इन पर टैक्स देना होगा। कर मतलब टैक्स। कर के कारण खरीदारों को आयातित खिलौनों की अधिक कीमत चुकानी होगी। चीन के खिलौने अब भारत के बाजार में इतने सस्ते नहीं रह जाएंगे और चीन से उसका आयात स्वतः कम हो जाएगा। भारत के खिलौना निर्माता अधिक समृद्ध हो जाएंगे। आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। इसे अवरोधक इसलिए कहा गया है क्योंकि ये कुछ प्रतिबंध लगाता है। सरकारें व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेश व्यापार में वृद्धि करने और देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होना चाहिए, यह निर्णय लेने के लिए कर सकती हैं, है ना। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए यह अनिवार्य किया गया था या माना गया था। 1950 और 60 के दशकों में उद्योग का उदय हो रहा था और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती। जो चीज़ अभी मैंने आपको बताई वही चीज़ यहाँ पर लिखा आ रहा है। आज़ादी के बाद सरकार चाह रही थी कि हमारे देश की जो कंपनियाँ हैं वो आगे बढ़े, और अगर विदेशी माल भारत आ जाता तो भारत की कंपनियां उनसे कंपटीशन नहीं कर पाती, वो सस्ता देते और कंपनियां नष्ट हो जाती। इसलिए बाहरी विदेशी व्यापार और विदेशी आयात दोनों पर ही प्रतिबंध लगा के रखा था भारत सरकार ने। इसीलिए भारत ने केवल अनिवार्य चीज़ें जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात की ही अनुमति दी। मतलब केवल कीमती चीज़ें, मशीन आने दी, यहाँ बना लो, आप यहाँ बना सकते हो, मशीन ले आओ यहाँ बनाओ, मशीन आ सकती है लेकिन बनी बनाई चीज़ नहीं आएगी। ध्यान दीजिए, सभी विकसित देशों ने विकास के प्रारंभिक चरणों में घरेलू उत्पादन को विभिन्न तरह से संरक्षण दिया है। तो केवल भारत ने नहीं, बहुत सारे देशों ने ऐसा किया है। भारत में करीब सन 1991 के प्रारंभ से ही नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए। सरकार ने यह निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। 1991 का मैंने बताया जैसा आपको, जब व्यापार अवरोधक को हटाया गया, उदारीकरण की प्रोसेस अपनाई गई। तो ये ऑब्जेक्टिव बनता है, भारत में उदारीकरण कब किया गया, तो 1991 के प्रारंभ में, है ना। और व्यापार अवरोधक भारत में कब लाया गया था, तो 1950 और 60 के दशक में। जब शब्द समझ में आ गए अपन को, व्यापार अवरोधक क्या होते हैं, उदारीकरण की प्रोसेस क्या होती है, तो अब भारत में कब आया ये भी पता होना चाहिए, इसलिए वो भी याद रखना। सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। इसको अंडरलाइन भी कर लेना। हालांकि ऑलरेडी दोनों टर्म बोल्ड है, ये भी अंडरलाइन करना और ये भी अंडरलाइन करना, हाईलाइट कर लेना, है ना। दोनों टर्म समझ में आ गई है मेरे ख्याल से। अगला हमारा फुल फॉर्म है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो हमें WTO का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, विश्व व्यापार संगठन। क्या है भाई ये संगठन, तो लगभग 160 देश विश्व व्यापार संगठन के देश हैं। और ये क्या करते हैं, ये वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए आपस में नीतियाँ तैयार करते हैं। WTO विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। मतलब
हर एक सदस्य देश दूसरे देश में बिना कोई व्यापार अवरोधक के व्यापार कर सके, ये उद्देश्य है। नियम ढीले हो ताकि सभी लोग बिजनेस कर सके। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया WTA, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों से अंडरलाइन कर लेना, WTA का फुल फॉर्म WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में लिखोगे विश्व व्यापार संगठन। लगभग कितने देश हैं? 160 देश हैं। यद्यपि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, परंतु व्यवहार में देखा गया कि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बरकरार रखा है। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधकों को हटाने के लिए विवश किया है। इसका उदाहरण कृषि उत्पादों पर व्यापार पर वर्तमान बहस है। तो WTO काय के लिए बना था? ताकि दुनिया भर में जो उदारीकरण की प्रोसेस अपनाई जा सके, ताकि हर एक देश दूसरे देश में जाकर व्यापार कर सके। लेकिन ये देखने में आया कि जो विकसित देश थे, जैसे अमेरिका जैसे देश, उन्होंने WTO का मिसयूज़ किया। विकासशील देशों से तो व्यापार अवरोधक हटवा लिए, लेकिन खुद ने लगा के रखे ताकि खुद अपना व्यापार बढ़ा सके। उदाहरण दिया हुआ है व्यापार व्यवहारों पर वाद विवाद। आपने अध्याय 2 में देखा कि भारत में अधिकांश रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का महत्वपूर्ण भाग कृषि क्षेत्र प्रदान करता है। मतलब GDP में सबसे ज़्यादा योगदान कृषि का है। इसकी तुलना में विकसित देशों जैसे अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा मात्र 1% है और कुल रोजगार में केवल 0.5% है। मतलब अमेरिका में कृषि कम हो रही है या कम होती है। फिर भी अमेरिका की कृषि क्षेत्र में कार्यरत इतने कम प्रतिशत लोग भी अमेरिकी सरकार से उत्पादन और दूसरे देशों को निर्यात करने के लिए बहुत अधिक धनराशि प्राप्त करते हैं। इस भारी धनराशि के कारण अमेरिकी किसान अपने कृषि उत्पादों को असाधारण रूप से कम कीमत पर बेच सकते हैं। अधिशेष कृषि उत्पादों को दूसरे देशों के बाज़ारों में कम कीमत पर बेचा जाता है, जो इन देशों के कृषकों को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि विकासशील देश विकसित देशों की सरकारों से सवाल कर रहे हैं कि हमने विश्व व्यापार संगठनों के नियम के अनुसार व्यापार अवरोधकों को कम कर दिया, लेकिन आप लोगों ने विश्व व्यापार संगठन WTO के नियमों को नज़रअंदाज किया है और अपने किसानों को भारी धनराशि देना बरकरार रखा है। आप लोगों ने हमारी सरकारों को अपने किसानों की सहायता बंद करने को कहा, परंतु आप स्वयं ही यही काम कर रहे हैं। क्या यह मुक्त और न्याय संगत व्यापार है? WTO का मेन उद्देश्य यही था कि दुनिया भर में मुक्त और न्याय संगत व्यापार किया जा सके, सभी देशों को फ़ायदा हो सके। लेकिन अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका जैसे विकसित देशों ने क्या किया? उसमें थोड़ा सा लोचा किया। लोचा कैसे किया? इन्होंने अपने किसानों को बहुत सारी सब्सिडी दे दी। सब्सिडी का नाम सुना? सब्सिडी मतलब होता है सरकार थोड़ी सी राशि मुहैया करवाती। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ देश में सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाती है। जैसे हम घरेलू सिलेंडर खरीदते हैं तो 1000 रुपये का आता है, लेकिन सरकार उस पर 400 रुपये खाते में भेज देती है, तो उसको हम सब्सिडी बोलते हैं। सब्सिडी का मतलब है सरकार थोड़ी सी राहत देती है ज़रूरी चीज़ों पर। तो गैस में सब्सिडी दी जाती है हमारे यहाँ। वैसे ही अमेरिका ने क्या किया? दूसरे देशों से व्यापार अवरोध कम करवा लिए। अब क्या किया? अपने किसानों को सब्सिडी देना चालू कर दी, पैसे देना चालू कर दिए। उससे हुआ क्या? वहाँ खेती सबसे कम की जाती है, उसके बाद भी वहाँ का किसान सस्ती दरों पर अनाज बेच सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास आमदनी है, उसके पास अच्छा खासा पैसा है, इसीलिए वो सस्ती दरों पर क्या कर सकता है? अनाज बेच सकता है। उदाहरण देता हूँ, अगर ये आर्टिकल समझ में नहीं आया ये चीज़, तो इसको इस तरह से समझो। मान लो दक्षिण अफ्रीका का कोई देश है, केन्या ले लेते हैं। केन्या एक देश है, वहाँ पर गेहूँ नहीं होता, ठीक है। अब भारत में गेहूँ अच्छी खासी मात्रा में होता है। यहाँ का किसान बोलता है मेरे को देखो जहाज़ से बेचना पड़ेगा, माल में कुछ खराबी भी आ जाएगी, कुछ सड़ जाएगा माल। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको 4000 रुपये भारतीय रुपये के हिसाब से समझा रहा हूँ, वैसे डॉलर में होती है तो मैं 4000 रुपये 100 किलो के हिसाब से, क्विंटल के हिसाब से आपको गेहूँ दे दूँगा। 1 क्विंटल का 4000 रुपये लूँगा, ठीक है। भारतीय किसान बोलता है कि इसमें केन्या में, दक्षिण अफ्रीका। अब अमेरिका का किसान जिसको वहाँ पर खेती करने में परेशानी हुई है, लेकिन उसने गेहूँ उगाया है। क्यों? क्योंकि सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया, ऊपर से उसको पैसे भी दिए, तो उसका निर्माण लागत कम हो गई, उसको ऑलरेडी सरकार से फ़ायदा मिल चुका है।
अब उसको फ़ायदे की ज़रूरत है नहीं, तो वो दक्षिण अफ्रीका में जाता है, केन्या में, बोलता है तुम 4,000 रुपये में भारत देगा, एक काम करो मैं तुमको दे रहा हूँ 2,500 रुपये में, तुम मुझसे ले लो। जबकि अमेरिका में गेहूँ कम हुआ है, महंगा होना चाहिए, लेकिन सरकार उसके पीछे से किसान की मदद कर रही है। तो क्या हुआ, केन्या वालों ने भारत का गेहूँ क्यों खरीदेंगे, वो महंगा पड़ेगा, वो अमेरिका का गेहूँ खरीदेंगे। तो देख रहे हो अमेरिका ने कैसे मिसयूज़ किया WTO का, विश्व व्यापार संगठनों का, इन लोगों के प्रतिबंध हटा दिए ताकि अमेरिका अपनी चीज़ें इधर भेज सके, भारत में भेज सके। लेकिन खेती जैसे मामले में इसने किसानों को ज़्यादा बैकग्राउंड में पैसा मुहैया करवाया, जिससे इसके किसान दूसरे देशों में आसानी से और सस्ती दरों पर अनाज बेच सके। फ़ायदा किसको हुआ, अमेरिका को, WTO का। तो विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य ज़रूर था, लेकिन इसमें बाजी मारी विकसित देशों ने, है ना। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा अभी, क्योंकि उसके हिसाब से थोड़े से छोटे हो ना, ये चालबाजियाँ बहुत बड़े लेवल पे की जाती हैं। तो अब कंटिन्यू करते हैं हम, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। अब आधा चैप्टर खत्म हो चुका है। चैप्टर का नाम है ना वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, चैप्टर का नाम यही है, वैश्वीकरण। और अब वैश्वीकरण हम समझ चुके हैं, अब बारी आ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था की, कि भारत पे क्या प्रभाव पड़ा वैश्वीकरण का, है ना। अब उस पे बात करना है हमको। तो देखते हैं भाई भारत पर असर क्या पड़ा। विगत 20 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ने एक लंबी दूरी तय की है। इसका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, हम कुछ प्रमाण देखते हैं। प्रमाण मतलब उदाहरण। वैश्वीकरण और देखो फ़ायदा तो हुआ है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, हम लोग का जीवन स्तर सुधरा है ना। हम विदेशी चीज़ों को मंगवा पा रहे हैं, घर बैठे ऑर्डर करवा पा रहे हैं, इंटरनेट का यूज़ कर पा रहे हैं। अभी जितने भी आप लोग फ़ोन पे अगर क्लास अटेंड कर पा रहे हो, सभी के सभी कहीं ना कहीं हद तक बाहर से आई हुई कंपनियों के फ़ोन चला रहे होंगे। कोई वीवो, ओप्पो, MI, कोई सैमसंग, कोई नोकिया। मेरे को नहीं लगता आप में से किसी के पास भी भारत में निर्मित माइक्रोमैक्स होगा जो भारत में बन रहा है ना। इसलिए हम कहीं ना कहीं हद तक वैश्वीकरण के खुद ही शिकार हैं। शिकार है मतलब हमको खुद कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ है उस चीज़ का, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं। पहला, विगत 20 वर्षों में MNC बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपने निवेश में वृद्धि की हैं, जिसका अर्थ है भारत में निवेश करना उनके लिए लाभप्रद रहा, उनको फ़ायदा हुआ होगा तभी तो ना। हम अपन ने चैप्टर जब शुरुआत करी थी तो एक कंपनी का नाम लिया था हिंदुस्तान यूनिलीवर। नाम हिंदुस्तान यूनिलीवर था, लेकिन उसकी ब्रिटेन की कंपनी है, हमने देखा था उस चीज़ को। तो वो कंपनी क्यों बनी हुई है भारत में, भाई कहीं ना कहीं से हद तक फ़ायदा हो रहा होगा ना उसको, तभी तो बनी हुई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी इलाकों में उद्योगों जैसे सेलफोन, मोटर गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, ठंडे पेय पदार्थ और जंक खाद्य पदार्थों एवं बैंकिंग जैसी सेवाओं में निवेश में रुचि दिलाई। भारत का सबसे जो बड़ा प्राइवेट बैंक है ना वो HDFC है, सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है HDFC। तो कैसे डटा हुआ है, क्यों सरकारी बैंक होते हैं SBI, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूको बैंक, पहले बैंक ऑफ बड़ौदा भी था, देना बैंक था, अभी भी है बैंक ऑफ बड़ौदा, तो देना बैंक उसी में मर्ज हुआ है। ये सब सरकारी बैंक है। सबसे बड़ा सरकारी बैंक अभी के मामले में RBI को छोड़ दें तो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और प्राइवेट बैंक की बात करें तो HDFC बैंक है। तो HDFC के बैंक कैसे काम कर पा रहा है देश में, प्राइवेट होने के बाद भी फ़ायदा हो रहा होगा ना भाई कहीं ना कहीं हद तक, इसलिए तो जमा हुआ है। और HDFC में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी चाइना की है, अजीब लगेगा लेकिन है। खैर आगे बढ़ते हैं। इन उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं, साथ ही साथ जो कच्चे माल के एडवर्टीजमेंट लिखी हुई है यहाँ पर, एक बोर्ड लगा हुआ, अंततः वैश्विक जीवन शैली जिसका आपने सदैव सपना देखा। जाहिर सी बात है हम लोग का जीवन स्तर सुधर रहा है, खाने के तौर तरीके सुधर रहे हैं, इंटरटेनमेंट की चीज़ें सुधर रही हैं। अब मोबाइल से ज़्यादा इंटरनेट हो रहा है, इंटरनेट से ज़्यादा इंटरटेनमेंट हो रहा है, टीवी बहुत कम हो गई है, मूवीज़ बहुत कम हो गई है, मोबाइल बहुत हद तक बढ़ गया है। तो ये सब वैश्वीकरण के कारण ही हो रहा है। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम।
तो भारत में जाहिर सी बात है विदेशी निवेश में आकर्षित करने हेतु श्रम कानूनों में लचीलापन लाने की अनुमति दी है। आपने अध्याय 2 में देखा कि संगठित क्षेत्र की कंपनियों को कुछ नियमों का अनुपालन करना पड़ता है, जिसका उद्देश्य श्रमिक अधिकारों का संरक्षण करना है। हाल ही के वर्षों में सरकार की कंपनियों ने अनेक नियमों से छूट देने की अनुमति दी है। अब नियमित आधार पर श्रमिकों को रोजगार देने के बजाय कंपनियां जब काम का अधिक दबाव होता है तो लोचदार ढंग से छोटी अवधि के लिए श्रमिकों को कार्य पर रखती हैं। कंपनी की श्रम लागत में कटौती करने के लिए ऐसा किया जाता है। फिर भी विदेशी कंपनियां अभी भी संतुष्ट नहीं हैं और श्रम कानूनों में अधिक लचीलेपन के नाम काम मतलब श्रम कानून बहुत कठिन होते हैं एक्चुअली में। अपन ने जब वो पढ़ा था संगठित क्षेत्र के मजदूर और असंगठित क्षेत्र के मजदूर, तो आपने देखा था संगठित क्षेत्र में छुट्टियां भी देना पड़ेगी, सवेतन छुट्टियां देना पड़ेगी। संगठित क्षेत्र में इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगा और कोई ओवर टाइम करता है तो उसको पैसे भी देना पड़ेंगे, पीएफ प्रोविडेंट फंड के पैसे भी देना पड़ेंगे, अंशदान जिसको बोलते हैं वो भी देना पड़ेगा। ये सब कंपनियों को फॉलो करना पड़ता है। तो कंपनियां क्या करती हैं, इससे बचना चाहती हैं। बड़ी कंपनियां इन सब चीज़ों से बचना चाहती हैं, तो वो सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं कि आप इसमें लचीलापन लाओ थोड़ा सा, और सरकार को ना चाहते हुए भी श्रम कानूनों में लचीलापन लाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं लाएंगे तो बड़ी कंपनियां आएंगी नहीं, बड़ी कंपनियां नहीं आएंगी तो यहाँ पर रोजगार नहीं आएंगे, है ना। आगे देखते हैं। उम्मीद है बोर नहीं हो रहे होगे, समझ में आ रहा होगा उदारीकरण की प्रोसेस, व्यापार अवरोधक और भारत में अभी तक। दूसरा, अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई हैं। इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया और अपने उत्पाद। आप देखो पहले हमारे यहाँ देश में दूध उत्पादन कैसे गायों से करते, अब अमूल की फैक्ट्री देखो आप, कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ। आप यूट्यूब पर डाल के देखना अमूल कैसे दूध बनाती है, कैसे आइसक्रीम बनाती है, कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनने लगी हैं। तो ये सब काहे से हो पा रहा है? वैश्वीकरण से ही हो पा रहा है। इससे भी आगे वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों जो कि एमएनसी के रूप में उभरने के योग्य बनाया है। अब इसको अंडरलाइन कर लेना और याद भी कर लेना भारत की प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम। टाटा मोटर्स, इन्फोसिस। टाटा मोटर्स मोटर गाड़ियाँ बनाता है। इन्फोसिस आईटी की कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाती है। रेनबैक्सी जो है वो दवाइयाँ बनाती है। एशियन पेंट्स नाम सुना होगा आपने, पेंट बनाती है। सुंदर फार्म्स नट और बोल्ट बनाती है। ऐसी विश्व स्तरीय कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो कि काय से बन पाई हैं? वैश्वीकरण के कारण ही बन पाई हैं, है ना। उसके बाद है छोटे उत्पादक, प्रतिस्पर्धा करो या नष्ट हो जाओ। अब परेशानी आती है वैश्वीकरण के दुष्प्रभाव की। होता क्या है, जब वैश्वीकरण के कारण से बड़ी कंपनियां आती है ना, तो छोटे व्यापारी जो है वो नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपसे बोलूं कि आप में से बहुत सारे बच्चे डी मार्ट गए होंगे भोपाल में। डी मार्ट में चावल सस्ते मिल रहे हैं, दाल सस्ती मिल रही है। डी मार्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है भारत की, जो कि किराना और ये शॉपिंग वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी चेन है एक तरह से, और उसके ग्राहक बहुत सारे हैं। तो होगा क्या, जब ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती है ना, तो बड़ी कंपनियों के आने से लोग बाग जो है वो सस्ता सामान ले पाते हैं, और जब सस्ता सामान वहाँ से मिल पा रहा होता है उनको, तो फिर छोटे व्यापारी से नहीं लेते वो। केवल मतलब ये तो खैर बोलने वाली बात है कि सस्ता सामान दे रहे हैं। लोग बाग मॉल कल्चर में पड़ गए भाई, उनको बहुत अच्छा लगता है मॉल में जाकर शॉपिंग करना। भले ही चीज़ें महंगी मिल रही हों, एक चीज़ भी सस्ती मिल गई ना, तो वो दुकानदार के पास भीड़ में कौन यातायात, मतलब इतने ट्रैफिक में कौन जाए झोला भर भर के ला रहे हैं। एक फ़ोन करो, ऐप पे बुक कर दो सामान, पूरा घर बैठे सामान आ जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लोग सुविधा देखना चाह रहे हैं। तो वैश्वीकरण के कारण से हो क्या रहा है, जो छोटे व्यापारी हैं, हमारे आसपास के किराना की दुकानें, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। उनके पास से हम सामान कम ले रहे हैं। जो बड़े शहर हैं ना, दिल्ली और मुंबई जैसे, इनमें तो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की डिलीवरी इतनी ज़्यादा फास्ट है, आप अभी बुक करो, आपको शाम मतलब सुबह बुक करो, शाम तक आपके घर पे आ जाएगा सामान। इतनी ज़्यादा फास्ट डिलीवरी। भोपाल में भी अगर आपको सब्ज़ी खरीदना है तो ऑनडोर नाम से एक वेबसाइट है, ऑनडोर हो गई, बिग बास्केट हो गई, ब्लिंकिट हो गई, ब्लिंकिट भी भेज रहा है। आप जो चाहे वो ऑनलाइन सुबह ऑर्डर करो, शाम को सब्ज़ी आपके घर पे आ जाएगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उसके कारण से होता क्या है, जो छोटे दुकानदार रहते हैं उनका मुनाफा उनको इतनी ज़्यादा मिलता नहीं है। अच्छा, ये बड़ी कंपनी कैसे मुनाफा कमाती हैं फिर? जैसे वही सब्जी हमको ये ऑनडोर वगैरह पे मान लो 20 रुपये किलो आलू बिक रहा है,
और फिर दुकान वाला हमारे 25 रुपये किलो आलू क्यों दे पा रहा है? क्योंकि इन कंपनियों के पास ग्राहक बहुत सारे हैं। तो ये क्या करते हैं, ज़्यादा माल बेचते हैं, टनों से आलू बेच देंगे, और जबकि हमारे बगल में जो आलू बेचता है वो किलो से कई किलो आलू बेच पाता है बस। इनके पास ग्राहक ज़्यादा है ना, तो ये मार्जिन अपना कम कर लेते हैं। दोनों को ही 20 रुपये किलो आलू या 15 रुपये किलो आलू बिक रहा है, लेकिन हमारा जो छोटा ग्राहक है उसको 25 रुपये बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कम बेच रहा है, उसको प्रॉफिट नहीं होगा, नहीं तो कमाएगा क्या? कमाने के लिए तो खोला है ना उसने धंधा। और जो बड़ा कंपनी वाला है उसके पास ग्राहक बहुत सारे हैं, वो अगर 20 रुपये में बेचे ना तो 5-5 रुपये के हिसाब से उसके पास क्विंटलों आलू बिक रहा है, तो उसको प्रॉफिट तब भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो वैश्वीकरण का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव क्या है? यही है, छोटे ग्राहक खत्म हो जाते हैं, छोटे ग्राहकों का व्यापार बुरी तरह से प्रभावित होता है। वैश्वीकरण का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यही है ना? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। वैश्वीकरण का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव, छोटे उत्पादकों का खत्म हो जाना। यहाँ पर बहुत अच्छा उदाहरण दिया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ो इसको, उदाहरण को। न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। अब न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष क्या क्या है, ये आखिरी टॉपिक बचा हुआ है जिसको हम कल करेंगे, और इसके क्वेश्चन आंसर भी कल करेंगे, है ना? तो आज की क्लास के लिए मैं यहीं छोड़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ये उदाहरण खुद से पढ़ो, मैंने पहले ही बोला ये दोनों उदाहरण, छोटे उत्पादक प्रतिस्पर्धा करो या नष्ट हो जाओ, ये भी पढ़ो। प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार, आपके पास अभी टाइम है, आप पढ़ सकते हो अभी ये, है ना? और आज की क्लास में फिर यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, टाइम ऑलरेडी हो चुका हो। कल अपन इस टॉपिक को समझकर आखिरी वाले को कि न्याय संगत वैश्वीकरण क्या होता है, और इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, 2-2 मार्क के क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे और ख़त्म करेंगे चैप्टर को, है ना? आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कुछ नया सीखा होगा। कल फिर मिलेंगे। बाय, गुड नाइट, जय गुरुदेव सभी को।